अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मसला फ़लस्तीन 70-75 साल से उस तरह का उस तरह ही है। तो अब भी जंग वहाँ जारी है। तो हर इंसान कोशिश कर रहा है कि अपने दायरा इख्तियार में इस जंग के हवाले से कोई बात करे, ताकि वहाँ जो एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और बच्चे यतीम हो रहे हैं, जो औरतें बेवा हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि दो बुजुर्ग ऐसी शख्सियात हैं, एक नॉर्वे से हैं, एक जर्मनी से हैं। बुजुर्ग से मतलब है कि माशाल्लाह उम्र में तो ज़्यादा, लेकिन देखने में जवान ही हैं। तो उनके पास मैं चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं सबसे पहले राजपूत साहब से पता करूंगा। एक दफ़ा आपने अभी चंद दिन हुए, मैं बताई भी था बात, पाकिस्तान के ने उस तरह हिस्सा नहीं ले रहा जिस तरह लेना चाहिए, मुसलमान मुल्क होने के बावजूद भी। तो इसकी कुछ बुनियादी चीज़ें बताइए कि हमारे इस्लामी ममलक जो डरे हुए क्यों हैं, बात कर क्यों नहीं करते तरीके से, और जो कुछ कहना चाहते हैं आजकल कालम लिखे जा रहे हैं, इस बारे में बताइएगा। जी राजपूत साहब। देखिए, मेरे जहाँ तक मेरा नाकस इल्म काम करता है वो ये है कि पाकिस्तान के क़याम के फौरन बाद ही 1947 में यूनाइटेड नेशन में फ़लस्तीन की तक़सीम और इसराइल के क़याम का मसला पेश हुआ था। तो इससे ये साबित होता है ये कोई नई बात नहीं है। ये क़याम पाकिस्तान के साथ-साथ ये ज़ुहूर में आई और ये रियासत पाकिस्तान के बराबर उम्र में उसी तरह चल रही है जिस तरह पाकिस्तान की उम्र चल रही है। जी। अब इसमें कुछ हालात इस तरह के भी पेश आए कि हमने जो बचपन में कहानी सुनी थी, वो आज बुढ़ापे में आके बिल्कुल गलत साबित हुई कि चंद अरब कबीले थे वहाँ पे आबाद, तो उन्होंने अपने मकान बेचने शुरू कर दिए, ज़मीन। और उस ज़मीन को बड़े सस्ते दामों जो है वो खरीदा गया और वो रकम इतनी थी जो इन अरब खानदानों को इनकी तवक्को से ज़्यादा थी। तो चुनांचे उनको ये महसूस हुआ कि हमारे यहाँ की ज़मीन जो है ये हमें काफ़ी मुनाफा देगी। तो वो रुझान तेज़ी के साथ जो है वो उसने स्पीड पकड़ी, या तेज़ी के साथ वो इन्वॉल्व हुए लोग, और उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ज़मीनें बेचनी शुरू कर दी। अब शुनीदम ये है, शुनीद में ये बात आई है कि कुछ अर्सा के बाद इन्होंने, अरबों ने या जो भी उनके बेचने वाले थे, उनको महसूस हुआ कि उन्होंने गलती की है। चुनांचे वो उन लोगों के पास गए जिनको ये बेची गई थी कि ये हमें वापस कर दें। तो ये दरअसल मैंने या कह लें कि हमें बचपन में किसी ने समझाया इस तरह। बचपन से मुराद ये कि मेरे कॉलेज के ज़माने की बात है। तो उस वक़्त हमारे एक प्रोफ़ेसर साहब थे, 1971 में ही, इस्लामिया कॉलेज कराची की बात है। तो उन्होंने यही बताया था कि जब वो ज़मीनें वापस करने का तकाज़ा करने लगे, तो उस पे फिर जो है वो हल्की-सी, थोड़ी-सी कुछ जंग सी या लड़ाई हुई, क्या हुआ? तो उस वक़्त फिर ये बात खुल के सामने आई कि फ़लस्तीन और जो उसकी तक़सीम है, उसके नतीजे में कुछ हालात आइंदा भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि ये मामला इस तरह नहीं कि जिस तरह इसको समझा जाना चाहिए था। अच्छा, मैं अभी अभी आपकी तरफ आऊंगा और पता करूंगा कि हजरत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी में ये हो गया था, तो उस वक्त पाकिस्तान ने क्या क्या कोशिशें की। मैं चलता हूँ नॉर्वे, एक पुरअमन मुल्क है, जंगों के खिलाफ है। वहाँ हमारे कुरैशी साहब बहुत अच्छा इल्म रखते हैं। जी बताइएगा इस जंग के बारे में। इस वक्त नॉर्वे की हुकूमत या नॉर्वे के अवाम क्या सोच रहे हैं? वहाँ तो एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। जी कुरैशी साहब। जी, जी। कल हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसराइल अपनी बहुत हदूद से आगे निकल गया। जी। और बाइडेन साहब भी अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि इसराइल वालों ने कहा था 9/11 हुआ है हमारे लिए। जी। तो बाइडेन ने उनको समझाया कि हमने 9/11 के बाद गलतियां की हैं, आप ना करना। अच्छा। और 9/11 क्यों हुआ था, उस पर भी इनको 91 में समझाया गया था कि दुनिया में बहुत नफरत बढ़ेगी। उस वक़्त हमारे हुज़ूर ने जी। समझाया था 91 में जनवरी, जब ठीक। खलीज का बहरान हुआ, कुवैत की जंग हुई। ठीक। तो उसी नतीजे में 9/11 हुआ था। 10 साल बाद अरबों ने अपनी नफरत जी। बदला लेने के लिए। ठीक। अब नॉर्वे की हुकूमत का तो आपने बता दिया, नॉर्वे की अवाम क्या सोच रही है? नॉर्वे की अवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीनियों के हक में है। अच्छा। एक जो है अक्सरियत।
जी। और इसराइल के साथ हमदर्दी भी रही, क्योंकि यहूदियों के ऊपर जुल्म भी तो हुआ था ना उस वक़्त। ठीक। तो जो मौजूदा उर्दन के है ना बादशाह, जी। उनके दादा थे जी। शाह हुसैन। अच्छा। उन्होंने उस वक़्त कहा था कि हम इनकी मदद करते हैं। तो पोलैंड से भी यहूदी गए थे उधर, ईरान तक भी उनकी आबादकारी जी। की गई थी और फ़लस्तीन में भी की गई थी। जी। लेकिन चॉइस ज़फ़रुल्लाह साहब ने इनको तनबीह की थी कि देखें, अगर आपने करना है इंसाफ से करें, तक़सीम जो करना जो भी। मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, हैफा का उन्होंने कहा था, हैफा शहर फ़लस्तीनियों को दिया जाए। लेकिन ये जिन्होंने जंग जीती थी ना अपने ज़ोम में, दूसरी जंग अज़ीम, जापान पे एटमी बम गिराए गए, उस वक्त ट्रूमन सदर था अमेरिका का, बरतानिया का वजीर आज़म था एटले। तो चौधरी साहब ने लिखा हुआ है कि बरतानिया तो गैर जानबदार रहा था। अच्छा। लेकिन बल्फोर का जो मायदा था ना, उससे भी पहले 25 थी, पहली जंग अज़ीम के बाद, उसमें ये कह चुके थे कि फलस्तीनियों यहूदियों को कि हम तुम्हें जगह देंगे फलस्तीन में। अच्छा कुरैशी साहब, इस तरह के मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि बात इसलिए काटनी पड़ी कि हमने 10 मिनट का पहला हिस्सा करना प्रोग्राम का। तो मैं राजपूत साहब के पास चलूंगा, क्योंकि उनकी आवाज जरा मध्यम है, तो उम्मीद है कि इस दफा कुछ बात करेंगे तो आवाज ऊंची होगी। तो जो पाकिस्तानी मंदूब थे, अभी उन्होंने सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब का नाम लिया, तो उन्होंने जो तकरीर की थी, आज तक उसी तकरीर पर अगर अमल हो जाता तो हो सकता है फलस्तीन का मसला हल हो जाता है। तो राजपूत साहब बताइएगा 2-3 मिनट में। राजपूत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? हल्की आ रही है, अब जरा ऊंची कीजिएगा थोड़ी सी, क्योंकि कुरैशी साहब की बड़ी ऊंची आवाज आई है। असल में जब ये मामला चला था, जो तकरीबन 28 नवंबर गालिबन 1947 की बात है जी, कि पाकिस्तान के उस वक्त के जो सरबराह थे ज़फ़रुल्लाह खान साहब, उस वक्त के जो फलस्तीन की तरफ भेजा गया और यूएनओ में जिसके मतलब बात हुई, उसमें यही था कि चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने जनरल असेंबली में जो तकरीर की थी कि उसकी रूह से, उस तकरीब की रूह से इस बात का इम्कान पैदा हुआ कि फलस्तीन के अंदर एक नई रियासत पाकिस्तान इसराइल के नाम से वो जन्म ले रही है। और उस वक्त के ज़माने में जो हालात थे वो इसी तरह के थे कि अक़वाम मुत्तहिदा में कोई बात पेश की जाती है और उस पर वोटिंग के नतीजे में अमल दरामद होता है, जैसा कि आजकल शायद थोड़ा सा मुश्किल है। भारत उसमें ये फैसला किया गया था कि इन हालात की रोशनी में दोनों ग्रोहों का आपस में हम इत्तेफाक होना जरूरी है। ये नहीं कि बाद में फिर इस तरह की बातें होनी शुरू हो जाए कि पैसे कम दिए या मामला गलत किया या हमें यूं कर दिया, और ये सारी बातें उस वक्त तय हुई थी। लेकिन अभी जैसा कि बताया तो हमारे जो दूसरे दोस्त हैं, उस वक्त पूरी दुनिया में आलमी यानी पूरे आलम में एक जंग का सा समा था, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 थी, उसमें इंग्लिस्तान और फिर जर्मनी का इन्वॉल्वमेंट और ये सारा हालात ऐसे थे कि पूरी दुनिया में उस वक्त फ्रस्ट्रेशन थी। और जब ये देखा गया कि जब भी कहीं फ्रस्ट्रेशन होती है, उसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा मार्ग, कोई बहुत बड़ी बात जो है वो चुनाचे आजकल के हालात भी इस तरह मुख्तलिफ ममालिक की सिंध में जाते हुए नजर आते हैं, और कोई पता नहीं कि आइंदा आने वाले दिनों में दुनिया में और कोई छोटी छोटी रियासतों का क़याम हो जाए। बहरहाल ये एक ऐसा मज़मून है जिसके ऊपर बहुत देर तक बात की जा सकती है, बहुत देर तक बात की जा सकती है नाजरीन, क्योंकि एक पॉलिसी बना रखी है टिकटॉक ने या कि 10 मिनट से ज़्यादा प्रोग्राम आप उसके ऊपर लोड नहीं कर सकते। तो इस वक्फे में हमने कुछ जो बुनियादी बातें हैं उसके ऊपर की बात। तो अगले हिस्से में आप हमारे साथ रहिए, हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं, उसमें पता करेंगे कल जो करारदाद पेश हुई, 120 ममालिक कहते हैं कि जंग बंद कर दी जाए, इसराइल के वजीर आज़म कहते हैं नहीं, हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। जर्मनी गैर जानबदार रहा और कुछ इस्लामी मुल्क भी गैर जानबदार रहे। तो मैं कुरैशी साहब से और राजपूत साहब से पता करूंगा कि क्या वजह है कि हमारे इस्लामी ममालिक यकजा होकर इसराइल पे दबाव क्यों नहीं डालते। नाजरीन, वक्फे के बाद या दूसरे प्रोग्राम के हिस्से में ये